बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे कोर्स का ये आखिरी लेक्चर है, इसके बाद हमारा कोर्स ख़त्म है। लेक्चर है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहला फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। और आपको पता है सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, लिविंग ग्रुप जिससे निकलना है, और न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे आपने एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखा था कि जिसमें मोस्टली हम अल्काइल हैलाइड को सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम में कोई भी हेलो राइल हैलाइड्स या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या कोई भी एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है ये सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्शंस की रफ्तार, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रफ्तार पे, स्पीड पे कैसे असरअंदाज होती है। वी नो दैट इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये डिस्कस कर चुके हैं। वो कहते हैं जी हम जानते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो रिएक्शन जो है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं एंड दिस आल्सो अफेक्ट्स ओरिएंटेशन। और एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स अगर मौजूद होंगे तो आने वाले सेकंड ग्रुप की ओरिएंटेशन को भी डिसाइड करते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिस इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो कहते हैं ये अहमियत का हामिल नहीं है, बिकॉज यानी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, because there is potentially one living group in the molecule. ओरिएंटेशन का यहाँ पे वो कहते हैं जी ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो वहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लिविंग ग्रुप में लीव करना है और उसकी जगह भी न्यूक्लियोफाइल ने आना है। वन लिविंग ग्रुप इन मॉलिक्यूल, पोटेंशियली वन लिविंग ग्रुप, एक ही लिविंग ग्रुप जो मॉलिक्यूल में होता है। Therefore, attention has been focused on the reactivity of one molecule as compared to the other molecule. इसलिए जो ज़्यादा अटेंशन दी जाती है, तवज्जो दी जाती है, वो तवज्जो मरकूज़ रखी जाती है एक मालिक्यूल की रिएक्टिविटी को दूसरे मालिक्यूल की रिएक्टिविटी के साथ कंपेयर किया जाता है। The aromatic nucleophilic substitution proceeding by intermediate complex mechanism are accelerated by the electron withdrawing group, especially when present in argon para positions। कहते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं जो इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म के तहत ऑपरेट करते हैं, जिसमें कार्बन आयन बनता है, दैट इज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म में आपने स्टडी किया था। बाय इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म आर एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अगर होगा उस पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी, स्पेशली व्हेन प्रेजेंट इन आर्गन पैरा पोजीशन। अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो आर्गन पैरा पोजीशन पे होगा तो फिर रिएक्शन की रफ्तार उस सबस्ट्रेट की, उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर्गन पैरा पोजीशन पे होगा, वो रिएक्शन की रफ्तार तेज होगी टू दी लिविंग ग्रुप्स, जो कि आर्थो पैरा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप के लिहाज से मौजूद होगा, एंड आर हिंडर्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होंगे तो रिएक्शन की रफ्तार जो है वो स्लो होगी। द नाइट्रो ग्रुप इज बाय फार द मोस्ट कॉमन एक्टिवेटिंग ग्रुप। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो नाइट्रो ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है और रिएक्शन की रफ्तार को एनहांस करते हैं। इन रिएक्शंस प्रोसीडिंग बाय द बेंजाइन इंटरमीडिएट, अगर रिएक्शन जो है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजाइन इंटरमीडिएट यानी बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो ऑपरेट हो चले, द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप इज अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स। जो इनकमिंग ग्रुप है उसकी पोजीशन पे दो अवामल असरअंदाज हो सकते हैं। पहला, द डायरेक्शन इन विच द बेंजाइन इज फॉर्म्ड, यानी वो डायरेक्शन
कि बेंजाइन जो है किस डायरेक्शन में बन रहा है, यानी बेंजाइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे बन रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ Z इज़ एनी सब्स्टिट्यूएंट, ये Z वो कहते हैं कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है जो इस एरोमेटिक न्यूक्लियस में मौजूद है, और X जो है वो हैलोजन है, लीविंग ग्रुप है। इफ़ Z इज़ एनी सब्स्टिट्यूएंट एंड X इज़ ए हैलोजन, तो फिर उस केस में वो कहते हैं जो बेंजाइन है, अगर ये X आर्थो पोजीशन पे होगा तो जो बेंजाइन बनेगा वो सिर्फ यही बेंजाइन बनेगा, एक ही बेंजाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी आएगा। क्योंकि हमने बेंजाइन मैकेनिज्म में पढ़ा था कि जिधर से हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप ने लीव करना है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन प्रोटॉन पहले रिमूव होगा। इस यहाँ तो प्रोटॉन इसके साथ वाले इस कार्बन पे प्रोटॉन तो है नहीं है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, प्रोटॉन तो सिर्फ इसी पोजीशन पे है। इस वजह से जो बेंजाइन बनेगा वो सिर्फ इसी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड जो वो डेवलप होगा। अगर जो लिविंग ग्रुप है उसके साथ वाला ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से आर्थो पोजीशन पे होंगे। अगर लिविंग ग्रुप और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशन पे होंगे, तब भी जो बेंजाइन है वो एक किस्म का ही बनेगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, या यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा प्रोटॉन निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड इस पोजीशन पे आए या इस पोजीशन पे आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हो यहाँ पे हो, यानी एक ही किस्म का ये बेंजाइन बनेगा, चाहे आर्थो पे ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से हों या पैरा पे एक दूसरे के लिहाज से हों। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के लिहाज से मेटा पोजीशन पे हों तो जो बेंजाइन बनेगा वो दो तरह का बनेगा, यानी यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन निकल सकता है तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे डेवलप होगा। इसकी दूसरी साइड पे करीबी कार्बन यहाँ से है प्रोटॉन निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे डेवलप होगा, यानी दो तरह के बेंजाइन बनेंगे। फिर जो इनकमिंग ग्रुप है या इस पोजीशन पे भी आ सकता है, फिर इस पोजीशन पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो इस तरह डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप होंगे। एंड व्हेन देयर आर प्रेजेंट इन आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन टू ईच अदर देयर इज़ नो चॉइस। जब आर्थो पैरा पोजीशन पे होगा तो कोई चॉइस नहीं होगी, और बेंजाइन हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एक ही पोजीशन पे बनेगा। बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन मेटा पोजीशन द बेंजाइन इज फॉर्म्ड इन टू डिफरेंट वेज। लेकिन जब मेटा पोजीशन पे ये ग्रुप्स एक दूसरे के लिहाज से होंगे, सब्स्टिट्यूएंट और लिविंग ग्रुप, तो फिर चॉइस होगी कि दो पोजीशन पे दो तरह से ये बेंजाइन बन सकते हैं। इन सच केसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज रिमूव। अब यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन एक्चुअली रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन होगा या ये वाला होगा, ज़्यादा मकदार में कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब ये ज़्यादा एसिडिक है या ये ज़्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन, तो वो डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है तो ये आर्थो वाला हाइड्रोजन जो वो ज़्यादा जो है वो आसानी से एलिमिनेट होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये ज़्यादा आसानी से एलिमिनेट होगा, और प्रोडक्ट जो है बेंजाइन जो है वो ज़्यादा मकदार में ये वाली पोजीशन वाला बनेगा। अगर ये वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो फिर प्रोटॉन जो है यहाँ से निकलेगा और बेंजाइन ज़्यादा कंसंट्रेशन में ज़्यादा स्टेबल फिर ये बनेगा। वो ये कह रहा है जी इन सच केसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज रिमूव इफ Z इज द यानी सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग द आर्थो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है तो आर्थो हाइड्रोजन रिमूव होगा, और ये हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो बेंजाइन इस पोजीशन पे बनेगा। अगर Z जो है इफ़ इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इट फेवर्स रिमूवल ऑफ पैरा हाइड्रोजन। अगर Z जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो पैरा हाइड्रोजन ज़्यादा मकदार में रिमूव होगा और बेंजाइन ये वाला बनेगा। सिंस बेंजाइन फॉर्म कैन बी अटैक्ड एट टू पोजीशंस, जो बेंजाइन बनता है वो दोनों पोजीशन पे अटैक उस पर न्यूक्लियोफाइल कर सकता है। अगर ये बनेगा तो इस पोजीशन पे भी अटैक हो सकता है, इस पोजीशन पे भी। अगर ये बनना है इस पोजीशन पे भी अटैक हो सकता है, इस पोजीशन में भी, जो हमने बेंजाइन मैकेनिज्म में डिस्कस किया था। The favored position for nucleophilic attack would be that which leads to more stable carbon and intermediate। वो कहता है जी उनमें से फिर फेवरेबल पोजीशन कौन सी होगी, कौन सी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैक करेगा, जिसका जो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल जिस पोजीशन का बनेगा तो फेवरेबल अटैक उसी पोजीशन पे होगा, और वही उस रिएक्शन उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा फास्ट होगी। तो ये सबस्ट्रेट का इफेक्ट है जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा जी इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप्स। लिविंग ग्रुप हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी। अगर लिविंग ग्रुप जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप्स है
अगर अच्छे लिविंग ग्रुप्स नहीं है, वो आसानी से सबस्ट्रेट को छोड़ के नहीं जाते, तो रिएक्शन की रफ्तार जो है वो स्लो होगी। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी। इन एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द कॉमन लिविंग ग्रुप्स आर हैलाइड, सल्फेट्स एंड सल्फेट सल्फोनेट आयंस। यानी एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कॉमन लिविंग ग्रुप्स थे वो हैलाइड, सल्फेट एंड सल्फोनेट आयंस थे। दीज आर आल्सो द लिविंग ग्रुप्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। यही जो है वो मोस्टली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में भी यही लिविंग ग्रुप्स हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बट इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन द NO2OR, SR, OR, OAR यानी फिनाइल फेनोक्साइड आर आल्सो द लिविंग ग्रुप्स व्हेन दे आर डायरेक्टली अटैक्ड विद द न्यूक्लियस। यानी ये वो लिविंग ग्रुप्स हैं जब इनके ऊपर डायरेक्टली जो न्यूक्लियोफिलिक रीजन जो है वो इन पर अटैक करेगा, तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। एंड NO2 इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, और इनमें से ज़्यादा अच्छा फिर जो है वो NO2 है, जिसके ऊपर अटैक जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल करेगा। द ऑर्डर ऑफ द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन सा लिविंग ग्रुप ज़्यादा बेटर है? फ्लोरीन ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है नाइट्रो से, नाइट्रो जो है वो क्लोरीन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तकरीबन इनकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो एरोमेटिक में तकरीबन सेम ही है। तो ये ज़्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप्स है सोडियम से, सोडियम ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है एकोक्साइड आयन से, और SR से, और अमाइड्स वगैरह से। सो द फ्लोरो इज ए मच बेटर लिविंग ग्रुप देन द अदर हैलोजन्स। फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से अच्छा लिविंग ग्रुप है। द OH ग्रुप विल बी ए लिविंग ग्रुप इफ इट इज़ कन्वर्टेड टू एन इनऑर्गेनिक एस्टर। OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे इस ऑर्डर में शो नहीं किया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि OH ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप बन सकता है अगर उसको पहले एस्टर में कन्वर्ट करें, एस्टर में कन्वर्ट करके फिर वो लिविंग ग्रुप के तौर पे बिहेव कर सकता है। द लिविंग ग्रुप ऑर्डर बिकम्स फॉर FN1 और FN2 मैकेनिज्म। ये वाला लिविंग ग्रुप ऑर्डर जो है वो FN1, FN2 मैकेनिज्म के लिए दिया गया है। देयरफॉर द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप विल आल्सो अफेक्ट द स्पीड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्पीड को परफेक्ट करती है। अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो स्पीड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ज़्यादा होगी, अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो स्पीड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कम होगी। लास्ट फैक्टर है जी इफेक्ट ऑफ अटैकिंग ग्रुप। जितना अच्छा अटैकिंग ग्रुप होगा, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक पावर जो है वो कम है तो रिएक्शन की रफ्तार जो है वो स्लो होगी। It is rather difficult to build a scale for measuring the attacking power of nucleophiles because different substrates and different experimental conditions give different results, but an approximate order is। वो कहते हैं जी ये मुश्किल है कि कोई स्केल, मेयरिंग स्केल डेवलप करना, ऑर्डर डेवलप करना कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट्स की स्ट्रक्चर और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस, कैटालाइटिक कंडीशन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक पावर को वेरी कर सकते हैं। बट एन अप्रोक्सीमेट ऑर्डर वो, लेकिन तकरीबन जो ऑर्डर है अप्रोक्सीमेट ऑर्डर फिर भी ये शो किया गया है जी। इसमें अमाइड जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अगर अमाइड ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी। अमाइड जो है वो एकोक्साइड से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एकोक्साइड जो फेनोक्साइड से अच्छा है, ये हाइड्रोक्साइड से, सो ऑन। So this is this approximate scale for the power of which shows the power of attacking nucleophiles. The nucleophilic power just as an aliphatic nucleophilic substitutions depends on the base strength. तो वो कहते हैं जी न्यूक्लियोफाइल की जो पावर है वो बेस स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। जितना कोई न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा बेसिक है, जितनी अच्छी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उतना ही वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एंड increases as the attacking atom in group moves down in product table। तो कहते हैं जी जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल में जो अटैकिंग एटम है जिसने सबस्ट्रेट पे अटैक करना है, वो अगर ग्रुप में डाउन द ग्रुप अगर जाता जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक पावर जो है वो इनहांस होती जाएगी। बट देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहा कि अच्छा बेस जो है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि वो बता रहा है जी कि मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। हाइड्रोक्साइड जो है वो फेनॉक्साइड से बेस स्ट्रॉन्गर बेस है, लेकिन देखें कि फेनॉक्साइड ऑर्डर में इसका न्यूक्लियोफिलिक वेक्टर हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा है। हालांकि हाइड्रोक्साइड अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक
करेक्टर जो है वो फेन ऑक्साइड से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दैट इज़ द एक्सेप्शंस। इट इज़ स्ट्रेंज दैट साइनाइड आयन, वो कहते हैं जी ये भी यहाँ पे देखना अजीब है कि ये जान के आपको तज्जुब होगा कि साइनाइड आयन जो है ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ये बिहेव नहीं करता। इट इज़ स्ट्रेंज दैट साइनाइड आयन इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल नहीं है इन एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम्स में एक्सेप्ट इन सम स्पेशल रिएक्शन, लेकिन कुछ मखसूस रिएक्शंस, कुछ ख़ास रिएक्शंस में, कुछ स्पेशल रिएक्शंस में ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर साइनाइड एक्ट करता है, लेकिन साइनाइड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में ये देखा गया कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल साबित नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी वजह यह है कि साइनाइड जो है जब इसका एरोमेटिक प्रोडक्ट बनता है, डेरिवेटिव बनता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल डेरिवेटिव कंसीडर नहीं होता, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, इसलिए उसको अच्छा डेरिवेटिव कंसीडर नहीं, न्यूक्लियोफाइल कंसीडर नहीं किया जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। ये हमारा कोर्स आज के लेक्चर में ये मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि ये कोर्स तो यहाँ पे खत्म हो गया। मैं बाकी कुछ 4-5-6 लेक्चर जो हैं उसमें प्रैक्टिकल्स आपको जो है वो सेंड करूँगा, प्रैक्टिकल लेक्चर सेंड करूँगा 4-5-6। तो प्रैक्टिकल्स में वही चीज़ हम कर रहे हैं कि कोई कंपाउंड टैक्टिक करवाएंगे आपसे, तो 5-6 कंपाउंड्स, 4 या 5 कंपाउंड्स आपको दे देंगे, जिसमें यूरिया था, यूरिया वही कंपाउंड वही आपने लिखने हैं, और 1-2 कंपाउंड्स, 5-6 कंपाउंड्स के प्रैक्टिकल, एक कंपाउंड जो है उसका प्रैक्टिकल आपको दे देंगे। यानी ऑर्गेनिक एनालिसिस में सिर्फ हमने वही कर लेने हैं बस प्रैक्टिकल्स में, दैट इज़ अनफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से रेडी करें, तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अल्लाह हाफ़िज़।